जैसे का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी 9 पर आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के शो की सबसे बड़ी खबर कौन सी, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? हाँ शुभम, मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है और शुभम आपका भी, सारे दर्शकों का। भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के संकेत फिर मिलने लगे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस विशेष खास क्लब में पहुंचने का क्या मतलब होगा और भारत को इसकी कैसी तैयारियां करनी होंगी। लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से, खासतौर से चीन में बढ़ रहा सूखा और सूखे का खतरा, और क्या इसका असर पूरी दुनिया की खाद्य अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जगत से, जिन्हें बताएंगे शुभम। और इन खबरों के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत आज होगी ग्लोबल इंडेक्स में होगी क्या भारत के बॉन्ड की एंट्री? क्या गेहूं चावल की महंगाई से मिलेगी राहत? ऐसा इसलिए क्योंकि कल सरकार ने एडवांस एस्टिमेट जारी किया है प्रोडक्शन का, उसमें कुछ बढ़त आई है। इसकी वजह से लग रहा है कि शायद महंगाई पर काबू होगा। चीन ने कब्जाया भारत का बाजार, कौन से बाजार की बात है ये पता चलेगा। रूस की गैस के बिना जीने को तैयार यूरोप, कहां फंस गया पाकिस्तान का राहत पैकेज, और चीन में सूखा कितना गहरा? चीन में सूखा पड़ रहा है, इसके क्या असर होंगे, कितना गहरा ये सूखा, इस पर विस्तार से अंशुमान जी से चर्चा करेंगे। पहली खबर आपको बताऊं, पढ़ूं उससे पहले आपको याद दिला दूं एक शो के बारे में। आज जिस शो के बारे में आपको बता रहा हूं वो है बुरा ना मानो टैक्स है। ये हमारा टैक्स का स्पेशल शो है, वीकली शो है। हर बुधवार को ये मनी 9 के ऐप पर आता है और आपको ये शो ये बताता है कि टैक्स की बारीकियां क्या हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। इस हफ्ते पवन ने ये शो तैयार किया है, पवन पांडे ने, विपुल सिंह ने इसको एंकर किया है, और इस शो में बताया गया है कि आपको क्यों इनकम टैक्स के हर नोटिस से नहीं डरना चाहिए। जी हाँ, इनकम टैक्स के बहुत सारे नोटिस केवल जानकारी के लिए होते हैं। कौन कौन से नोटिस आते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा अधिकतर कौन से नोटिस भेजे जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उन नोटिस को आपको कैसे डील करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस शो में पता चलेगा। एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कौन से नोटिस से आपको डरने की ज़रूरत है, कौन से नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस आए तो उनका पालन कैसे करें, जानकारी कैसे दें, ये सब कुछ आपको इस बुरा ना मानो टैक्स के शो में मिलेगा। बिना देर करे मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए बुरा ना मानो टैक्स है। अब आज की पहली खबर, भारतीय बॉन्ड 2023 में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर गवर्नमेंट सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में इमर्जिंग मार्केट के लिए जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री हो सकती है, और शुरुआत में इस इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की जो वेटेज होगी वो 10% होगी। गोल्डमैन का मानना है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री में भारत के वित्तीय घाटे को सुधारने में मदद मिल सकती है। सर, कि अब इस समय क्यों संभावना ये बनती दिख रही, क्योंकि चर्चा तो बहुत लंबे समय से, 2 साल से सरकार इसकी तैयारी कर रही है, अब संभावना क्यों बनती दिख रही है कि हम ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एंट्री कर सकते हैं? शुभम, ये भारत इस पर्टिकुलर बॉन्ड इंडेक्स में जाने की तैयारियां काफ़ी समय से कर रहा है। अगर मैं याद करूं तो ये बात लगभग 1 साल पहले या 2 साल पहले सरकार के बजट में इस बात का संकेत दिया गया था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बल्कि सरकार ने कुछ तैयारियां भी की थी, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इस समय जो बाजार में बदलाव हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस इस बॉन्ड इंडेक्स से बाहर निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिबंधों के कारण और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण रूस इस बॉन्ड बाजार से बाहर है, और इसलिए अब ये जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है वो कुछ ही देशों के बॉन्ड्स पर केंद्रित हो चुका है। और इसलिए ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगले साल शायद भारत को 2023 में बॉन्ड इंडेक्स में जगह मिल जाएगी। ये जगह दरअसल भारत को इसी साल मिल जानी थी, 2022 के अप्रैल में मिल जानी थी, पर कोविड की वजह से और बाकी कई तैयारियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में भारत का प्रवेश नहीं हो सका। अरे माना जा रहा है कि अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत का वेटेज, यानी उस सूचकांक में भारत के बॉन्ड्स का वेटेज 10% के आसपास पहुंचता है, जो दिखाई दे रहा है, तो भारत को करीब करीब $30 बिलियन के फॉरेन फंड्स का जो पैसिव इनफ्लो है वो भारत के बॉन्ड मार्केट में होगा। और जो
भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी भारत में आने वाली पूंजी, जो विदेश से आने वाली पूंजी का हिस्सा होगा, ऐसा माना जा रहा है। अब यहाँ भारत को अपने वित्तीय घाटे को और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सर, क्या तैयारियां इसके लिए हैं? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? हाँ, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और अगर हम ध्यान से देखें तो मैं बजट का भाषण पढ़ने की कोशिश कर रहा था। भारत का कोर सरकारी बॉन्ड बाजार शुभम करीब $1 ट्रिलियन का है अभी इस समय। इसमें 38% निवेश सरकारी बैंकों का है, क्योंकि सरकार के बॉन्ड सबसे बड़े बॉन्ड हैं और सरकारी बैंक ही उनमें पैसा लगाते हैं। सरकारी बीमा कंपनियां इसके बाद 25% निवेश लगाती हैं, तो ये हुआ करीब 60 से 65%। रिजर्व बैंक 16% बॉन्ड खरीदता है, म्यूचुअल फंड और बाकी निवेशक 13% बॉन्ड खरीदते हैं, प्रोविडेंट फंड और 4% और कोऑपरेटिव करीब 2% पैसा लगाते हैं। यह है भारत का ओवरऑल सरकारी बॉन्ड बाजार। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इसमें केवल 1% है। भारत को जब भी ग्लोबल बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने की तैयारी शुरू की थी, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत को यूरो क्लियर से मंजूरी मिलने की जरूरत थी। यूरो क्लियर एक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी है, जहां पर एक देश के दूसरे देश से जो बॉन्ड में निवेश होता है उनकी क्लियरिंग होती है, और अंतर्राष्ट्रीय क्लियरिंग हाउस है। भारत के बॉन्ड्स को अगर ग्लोबली सेटल होना है, यानी निवेशकों को बाहर उसका पेमेंट लेना है, तो उसे यूरो क्लियर की मंजूरी लेनी होगी। ये ऐसा लग रहा है कि यूरो क्लियर की मंजूरी के करीब भारत खड़ा हुआ है, और 2 बड़े फंड हैं जिनमें भारत के बॉन्ड्स को जगह मिलेगी। एक तो जिसका जिक्र आपने किया वो GBIM ग्लोबल डाइवर्सिफाइड फंड है, और दूसरा एक और ब्लूमबर्ग का ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स फंड है, जहां भी भारत के बॉन्ड को जगह मिल सकेगी। माना जा रहा है कि $30 बिलियन के आसपास पूंजी करीब आएगी, और इसके बाद हर साल शुरुआत में $30 बिलियन एक साथ आएंगे, उसके बाद भारत के बाजार में 18 से $20 बिलियन के आसपास आते रहेंगे। 2021 तक उम्मीद की जा रही कि अगर भारत इस बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनता है, तो भारत के सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी मौजूदा जो 1 से 2% है, वो बढ़ के 9% हो जाएगी, और करीब $190 अरब का फॉरेन इनफ्लो होगा। और इसका असर आज हमें दिखाई पड़ा इस खबर का। आज भारत के बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट दिखाई दी, जो कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने की चर्चाओं का संकेत था, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में नई विदेशी मुद्रा आने की संभावनाएं भी दिखाई दी। कोविड की मार से उबर रहे सर्विस सेक्टर को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ECLG योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। अब इस योजना के लिए कुल 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की व्यवस्था की गई है, जो पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए था। इतना ही नहीं, बैंक सस्ती दरों पर किसानों के लिए कर्ज उपलब्ध कराते रहे, इसके लिए भी सरकार ने बैंकों के लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत 34,856 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाए जब देश में मुफ्त योजनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सर, इन दोनों स्कीमों में बढ़ोतरी क्यों की गई? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो चर्चा चारों तरफ चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेतों में कहा कि सब्सिडी और वेलफेयर स्कीमों के बीच फ़र्क किया जाना चाहिए। ये हम लोगों ने इस बार इकोनॉमिका में इस पर विस्तार से चर्चा की है, सब्सिडी पर, जिसके बारे में हम लोग आज टीज़र के तौर पर बात करेंगे। पर सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार दरअसल किसानों को सस्ती दर पर कर्ज देने के लिए 7% की दर पर शॉर्ट टर्म फार्म लोन देने के लिए उस पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन देती। अब इस समय जबकि बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं और बैंकों के ऊपर दबाव है कर्ज को महंगा करने का, तब सरकार ने इस स्कीम का दायरा बढ़ाया है। 34,856 करोड़ रुपए इसके लिए अतिरिक्त आउटले बजट से अप्रूव किया गया है, ताकि किसानों को बैंकों की तरफ से शॉर्ट टर्म के लिए सस्ता कर्ज मिलता रहे। और ये जो सब्सिडी 3 लाख रुपए तक के फार्म लोन्स पर ये सब्सिडी दी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो छोटे उद्योगों को मदद के लिए है। छोटे उद्योगों के मदद की स्कीम कोविड के दौरान आई थी, इसे भी सरकार ने आगे बढ़ाया, और इसमें जो नई एंट्री है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, होटल सेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया। उन्हें इस क्रेडिट गारंटी का फ़ायदा मिलेगा। करीब 50,000 करोड़ रुपए से लेके 5 लाख करोड़ रुपए तक की जो क्रेडिट गारंटीज़ हैं, इसके लिए एडिशनल अमाउंट रखा गया। ये जब छोटे उद्योग किसी बैंक से लोन लेंगे, तो जो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है सरकार का, उसके बदले उसमें बैंक को अपनी तरफ से गारंटी देता है। गेहूं चावल की महंगाई से आपको शायद कुछ राहत मिल पाएगी। आप पूछेंगे कैसे? जवाब है मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में।
देश में अनाज की कमी को लेकर पैदा हुई आशंका कुछ कम हुई है, लेकिन दलहन और तिलहन को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को सरकार की तरफ से फसल वर्ष 2021-22 के लिए चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है और उसमें गेहूं तथा चावल की उपज के अनुमान को बढ़ाया गया है, जबकि दलहन और तिलहन की फसल के अनुमान में कटौती की गई है। गेहूं को लेकर कुछ राहत है। उपज के अनुमान में 4 लाख टन की बढ़ोतरी की गई है और इस साल 10.68 करोड़ टन फसल आंकी गई है। ऐसी आशंका थी कि सरकार ने पहले गेहूं की ज्यादा उपज का आकलन कर दिया था और चौथे अनुमान में उसको सही किया जाएगा, लेकिन चौथे अनुमान के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं की उपज उतनी कम नहीं है जितनी आशंका थी। चावल को लेकर भी स्थिति बेहतर लग रही है। खरीफ और रबी की फसल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 13 करोड़ टन से अधिक अनुमानित है। हालांकि तिलहन की उपज का सरकार ने पहले जो आकलन किया था उसमें अब कटौती की गई है। खासकर सोयाबीन की उपज के अनुमान में 8 लाख टन से ज्यादा की कटौती हुई है। यही वजह है कि कुल तिलहन उपज के अनुमान को 385 लाख टन से घटाकर 377 लाख टन कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल दलहन और कपास का भी है। इन दोनों के उपज के अनुमान में भी कटौती हुई है। दलहन उत्पादन अनुमान को 277 लाख टन से घटाकर 276 लाख टन किया गया है और कपास की उपज के अनुमान में भी 3 लाख गांठ से ज्यादा की कटौती की गई है। अब उम्मीद नई फसल से टिकी हुई है और खरीफ फसलों की खेती को लेकर अभी जो आंकड़े सामने हैं वे बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। धान का रकबा करीब 44 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है और तिलहन तथा दलहन की खेती भी पिछले साल के बराबर नहीं। ऊपर से बुआई सीजन अब खत्म होने के करीब है, यानी इस स्थिति में सुधार की उम्मीद भी घट गई है और यही घटी हुई उम्मीद खरीफ फसलों की उपज घटने की आशंका को बढ़ा रही है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। पिछले साल देश में भले ही रिकॉर्ड अनाज और दलहन का उत्पादन हुआ हो, आपने भी इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन इस साल खरीफ सीजन के दौरान उपज घटने की आशंका बढ़ गई है। इस साल कपास और मोटे अनाज को छोड़कर अधिकतर खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। बुआई सीजन लगभग खत्म होने के करीब है और धान, दलहन, तिलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले घटी हुई है। खेती घटने की वजह से इन सभी फसलों की पैदावार घटने की आशंका है। तो अगर ये राहत मिलती भी है, जैसा ये मनी 9 की रिपोर्ट बताती है, तो आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन है। मनी सेंट्रल में हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को और ज़्यादा फ्यूल दे सकती है। स्टील की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने स्टील निर्यात पर जो टैक्स लगा रखा है, उसकी वजह से वैश्विक बाजार में भारतीय स्टील का एक्सपोर्ट घटा है और एक्सपोर्ट मार्केट में चीन की स्टील कंपनियों को इसका फ़ायदा हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो चीन की कंपनियां धीरे धीरे उस एक्सपोर्ट मार्केट को कब्जा रही हैं जिस पर पहले भारतीय कंपनियों का कब्जा हुआ करता था। जून तिमाही के दौरान भारत से स्टील के निर्यात में करीब 10 लाख टन की कमी आई है, जबकि इसी दौरान चीन से निर्यात 70 लाख टन बढ़ गया है। सर, इसी बात का डर था और अब सरकार कैसे इस बाजार को वापस लेगी? ये फैसला काफ़ी भारी पड़ा और जैसे हमने देखा कि निर्यात गेहूं का निर्यात खोलने का फैसला भारी पड़ा, वैसे ही स्टील का निर्यात रोकने का फैसला स्टील उद्योग पर भारी पड़ा। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से भारत में स्टील के निर्यात में करीब 35 से 40% की कमी आई है इस ड्यूटी के कारण, जो 15% की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी बाजार में महंगाई को रोकने के लिए। महंगाई कम करने का इस ड्यूटी से कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्टील की कीमतें जो बढ़ी थी वो तो उपभोक्ताओं तक पहुंच गई, लेकिन इसका नुकसान हुआ भारत के निर्यात क्षेत्र को। करीब से 10 से 12 मिलियन टन का लॉस एक्सपोर्ट का इस साल, जो क्रिसिल की रिपोर्ट में बता रही है, वो निर्यात में भारत में हुआ है। और ये एडिशनल टैक्स बर्डन भारत के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न केवल बाजार को सीमित कर रहा है, बल्कि दूसरी एक और बड़ी वजह है कि भारत की कंपनियां जो आने वाले समय में उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं बना रही थी, उन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि भारत स्टील के प्रमुख निर्यातकों में से है। और ऐसा लगता है कि शायद सरकार को जिस तरीके से स्टील के प्राइसेस गिरे हैं, उन्होंने स्टील कंपनियों की बैलेंस शीट को भी असर किया है, क्योंकि भारत में से निर्यात में इंपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स लगाए जाने के कारण, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के कारण स्टील की कीमतों में तेज गिरावट भी दिखाई दी थी। तो ऐसा लगता है कि सरकार को शायद स्टील उद्योग की बात सुनकर इस फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, नहीं तो भारत की स्टील कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के आगे के सामने काफ़ी बड़ा बाजार खो देंगी। अब आज दिन की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी खबर,
डिजिटल लेन देन करने पर ग्राहकों से शुल्क वसूला जाए या नहीं, इसको लेकर रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े भागीदारों की राय जानने के लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया है, पब्लिक किया है। डिस्कशन पेपर में यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस चारों तरीके के डिजिटल लेन देन पर शुल्क लगाए जाने को लेकर 3 अक्टूबर तक राय मांगी है। डिजिटल लेन देन के लिए देश में यूपीआई सबसे लोकप्रिय माध्यम बनकर उभरा है और इसके जरिए लेन देन पर अभी तक किसी तरीके का शुल्क नहीं वसूला जाता है। सर, क्या कहता है ये पेपर, क्या मोटी मोटी बातें हैं? सरकार पर और आरबीआई पर इस बात का काफ़ी समय से दबाव है कि बैंक जो मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं, खासतौर से जो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेवाएं, उन पर कुछ फीस लगाई जाए। और अब जबकि बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव है, कर्ज की मांग घटने की संभावना है, जमा पर उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो रिजर्व बैंक ने एक नया चर्चा पत्र प्रस्तुत किया। इसका सीधा मतलब यह है कि जो इरादा इस पर चर्चा पत्र को पढ़कर लगता है कि इसमें जो चारों पांचों महत्वपूर्ण चीज़ें, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई, जो पेमेंट सिस्टम भारत का पेमेंट नेटवर्क, इन 4 चीज़ों के जरिए चलता है। इसमें एनईएफटी का इस्तेमाल अकाउंट होल्डर करते हैं और यूपीआई का इस्तेमाल आप मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। इन चारों की पर एक फीस तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ एमडीआर वो फीस होती है जो एक कार्ड इश्यूअर वसूलता है मर्चेंट से और बैंक और कार्ड इश्यूअर के बीच में में बांटी जाती है, उसे लेकर भी इस चर्चा पत्र में लोगों से सुझाव और राय मांगे गए हैं। डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड और यूपीआई पर इस समय कोई चार्ज नहीं लगता, ये ज़ीरो एमडीआर पॉलिसी के तहत आते हैं। अब इस पॉलिसी के बाद क्या यूपीआई महंगा होगा और क्या यूपीआई पर कोई चार्ज लगाया जाएगा, और अगर लगाया जाएगा तो भारत का एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन का हिस्सा, डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा, अगर छोटा सा भी एक चार्ज लगता है तो वो उसके दायरे में आएगा। आप संकेत ले सकते हैं कि बैंकिंग सेवाएं इससे आने वाले समय में महंगी होंगी। अक्टूबर तक जब सारे स्टेक होल्डर्स, खासतौर से बैंकर्स, इसमें आरबीआई को अपनी राय भेज देंगे, उसके बाद इस पर फैसला होगा। पर बैंकर्स इस बात का दबाव पहले से ही बना रहे हैं कि यूपीआई पर कुछ ना कुछ जरूर फीस लगाई जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का एक बड़ा हिस्सा इस यूपीआई की पाइपलाइन से जाने लगा है। इसमें एक और स्टेक होल्डर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी राय भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि वो जो फीस चार्ज करेगा और जो शेयर होगा रेवेन्यू फीस लगाने का, उस पर उसका क्या रुख होगा। पर आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ये बड़ा बदलाव होने वाला है। सर, आपको लगता है क्या मौजूदा स्थिति देखकर बैंकों की, पेमेंट्स की, डिजिटल ट्रांजैक्शन की, आपको क्या लगता है ये चार्ज बढ़ेंगे? चार्ज लगेगा, मतलब यूपीआई पे तो चार्ज लगने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है, जब तक कि सरकार या वित्त मंत्रालय इसमें कोई दखल ना दे या दबाव ना बनाए। ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ने इस बात का संकेत पिछले साल भी दिया था, इसके बाद भी लगातार इस बात की कोशिश की गई है। अब हम देखते हैं कि बैंक इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अगर हो सकता है यूपीआई को बाहर भी रखा जाए तो बाकी ट्रांजैक्शंस पे तो कम से कम चार्जेस बढ़ाए जाने की या नए चार्जेस लगाए जाने की संभावना तो दिखाई दे रही है। महंगी होगी बैंकिंग, यूपीआई पर लग सकता है चार्ज। यूरोप में सर्दियों से पहले रूस की नेचुरल गैस पर निर्भरता कम करने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोप की अधिकतर सरकारों ने सर्दियों से पहले अपने गैस भंडार भरना शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस की गैस पर सबसे ज़्यादा निर्भर जर्मनी ने भी अब 1 सितंबर तक अपने गैस भंडारों को 75% भरने का लक्ष्य रखा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में यूरोप के देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और इस वजह से रूस ने यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई में भारी कटौती की है। युद्ध से पहले जितनी सप्लाई हो रही थी उसके मुकाबले अब लगभग 20% सप्लाई हो पा रही है। सर, रूस की गैस के बिना क्या यूरोप ने जीना रहना सीख लिया? हाँ, सीख लिया। और ये बात हम लगातार मनी सेंट्रल में, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, अगर आप मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड देखें तो हम लगातार ये बता रहे हैं कि यूरोपीय देश रूस पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं और इसलिए ये युद्ध अंततः रशियन अर्थव्यवस्था को ही भारी पड़ेगा। ये लक्ष्य रखा गया था कि पिछले वीक में ही ईयू ने अपने सदस्यों से कहा था कि वो अपने गैस यूसेज में या गैस के इस्तेमाल में 15% की कमी करें। तो कुछ देशों ने तैयारी तेजी से की है, कुछ देश इसमें पीछे हैं, लेकिन पूरा यूरोप सामूहिक रूप से रूस की गैस पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट है जिसने ये बताया है कि 20% की नॉर्ड स्ट्रीम की सप्लाई के बाद भी यूरोप के देशों में गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली महंगी हुई है,
पर रूस के देशों ने यूरोप के देशों ने अपने गैस भंडारों को कायदे से तैयार करना शुरू कर दिया है। तो जो खतरा हमें अब जुलाई में या जून के महीनों में या इवन मई के महीने में दिखाई दे रहा था कि आने वाले विंटर्स में यूरोप में रूस की में गैस की शॉर्टेज हो सकती है या दिक्कत हो सकती, वैसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ईस्टर्न चार्टर्ड की रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में 9 अगस्त तक जो पूरा स्टोरेज है वो 72% फुल हो चुका है, 72.4% फुल हो चुका है। यानी कई देशों की 6 महीने की, 5 महीने की, 7 महीने की ज़रूरतों के हिसाब से, यहाँ तक कि जर्मनी की स्टोरेज 73% फुल हो चुकी है। यानी अगर अभी तत्काल रूस की गैस पूरी तरह आना बंद हो जाए तो भी यूरोप में कीमतें तो बढ़ेंगी, महंगाई तो आएगी, पर यूरोप में चीज़ें रुकने की संभावना नहीं दिखाई देती है। और इसलिए अब आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में यूरोप के देश और आक्रामक होकर अपनी गैस भंडारों को, रिजर्व्स को बनाने की कोशिश करेंगे। और ये खबर स्वाभाविक रूप से रूस की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अंततः यूरोप के देशों ने व्लादिमीर पुतिन ने जिस एनर्जी वार का इस्तेमाल किया था, उस एनर्जी वार का जवाब अपने लेवल पर ढूंढ लिया है। सबसे ज़्यादा निवेश पिछले दिनों में गैस स्टोरेज कैपेसिटीज़ बनाने में हुआ है। एलएनजी के इंपोर्ट के नए सौदे किए गए हैं दुनिया के अन्य देशों से। और अब हीटिंग सीज़न, जब विंटर का हीटिंग सीजन आएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप में गैस के स्टोरेज नॉर्मल लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। और देखना अब ये होगा कि इसके बाद क्या पुतिन की अकड़ कुछ कम होती है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए जो राहत पैकेज मंजूर किया है वह फंसता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अभी तक पाकिस्तान को राहत पैकेज देने की मंजूरी नहीं दी है। 13 जुलाई को आईएमएफ की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान को राहत पैकेज दिया जाएगा, लेकिन घोषणा के बाद अब तक आईएमएफ ने इस पर कोई काम नहीं किया है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक अगस्त अंत में होगी और उसके बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान को राहत पैकेज मिलेगा या नहीं। सर, क्यों फंस गया, कहां फंस गया पाकिस्तान का राहत पैकेज? अब पाकिस्तान इस समय शुभम गहरे संकट में है, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 7.8 अरब डॉलर पे आ चुका है, जो केवल 1 महीने की इंपोर्ट के बराबर है। और 29 अगस्त की तारीख, यानी जो इस महीने के आखिरी हफ्ता है, अगर वहाँ से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर का आईएमएफ राहत पैकेज नहीं आया तो पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा संकट हो सकता है। इस बार पाकिस्तान के 2 रिव्यू हुए थे, 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था। उन दोनों रिव्यूज़ के आधार पर पाकिस्तान में हम लगातार देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। पाकिस्तान की सरकार लगातार आईएमएफ को ये चिट्ठियां भी लिख रही है, लेकिन अभी भी आईएमएफ इस बात से पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान उन सुधारों को लागू कर पाएगा जिन सुधारों के बदले उसे ये पैकेज दिया जाएगा। पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ को रिक्वेस्ट पेपर में भी लिखा है कि अगला राउंड ट्रांच का कम से कम जारी कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को फिलहाल 1.1 बिलियन और कुल 4 अरब डॉलर की मदद की ज़रूरत है। तो अगले 15 दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये पैकेज नहीं आया तो पाकिस्तान की इकॉनमी में फिर संकट काफ़ी गहरा होगा। अभी तक तो पाकिस्तान इस संकट से उबरने की कोशिश में सफल रहा है। पाकिस्तान से चलिए चीन, यहाँ भी हालत अच्छी नहीं है। चीन के कई हिस्सों को इस साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण चीन में कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है और कई महीनों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। खराब मौसम की वजह से करीब 6.5 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, सूखे की वजह से नदियों का जलस्तर घट रहा है, जिस वजह से वहाँ बिजली संकट भी पैदा हो गया है। स्थानीय सरकारें वहाँ कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही हैं। कई तरीके के कर्व्स लगाए गए हैं। मैं पढ़ रहा था कि वहाँ सरकारी दफ्तरों में बोल दिया गया कि 26 से नीचे एसी नहीं चलाना है। इस तरीके की कितना बड़ा है ये संकट और इसके क्या असर होंगे? चीन में जो यांगसी इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीन की फसल होती है, वहाँ पर गंभीर सूखे की परिस्थिति दिखाई दे रही है। और चुनौती चीन की ये है कि चीन ने इससे पहले अभी हाल में ही एक बड़े हिस्से में बाढ़ का सामना भी किया है। हमारे पास जो आंकड़े उस हिसाब से चीन में मई जून के महीनों में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो बाढ़ के दायरे में था। करीब उसका असर 1.4 अरब लोगों पर, चीन की आबादी पर पड़ा था। और ख़ासतौर से जो जून और मई जून की फसलें उन पर प्रभाव पड़ा था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है। चीन की अर्थव्यवस्था को फीड करने के लिए फूड रिजर्व्स की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो सूखे की परिस्थिति है उसमें चीन की सरकार ने कहा है कि स्थिति सितंबर तक बनी रह सकती है। टेम्परेचर
काफ़ी बढ़ा हुआ है इस यांगसी के एरिया में, और इसलिए इसके दो बड़े असर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला असर ये दिखाई दे रहा है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खाद्य अनाजों का इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये इंपोर्ट बढ़ता खासतौर से राइस का, चावल का, क्योंकि चीन दुनिया में राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और चीन को अगर राइस का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों पर या फसल की कीमतों पर असर दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये कि चीन के पास तकनीकें हैं, जिसका जिक्र शुभम ने किया कि चीन आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश कर रहा है, बादल तैयार करके बारिश कराने की कोशिश कर रहा है, पर परिस्थिति थोड़ी खाद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, चीन की खाद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक है, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी हमें दिखाई देगा। सितंबर तक फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। चीन के मौसम विभाग ने कहा है कि अगर परिस्थितियां नहीं सुधरती तो सितंबर तक हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का फिर एक नया दौर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगला मनी सेंट्रल अब आपको देखने को मिलेगा सोमवार को शाम 7 बजे यूट्यूब पर, और उससे 1 घंटे पहले 6 बजे मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। लेकिन जाने से पहले 3 दिन है, आप मनी 9 के शोज़ को देखिएगा। एक शो के बारे में अंशुमान जी आपको बताएंगे और एक और शो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले सर आप बताइए। वीकेंड में अगर हम आप ने मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अब आपको मनी 9 का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सप्ताहांत आता है शुक्रवार से लेकर रविवार तक, तो मनी 9 के ऐप पर आपको बहुत सारे इस विशेष और ख़ास शो देखने को मिलते हैं, जिनमें हम वीकेंड में आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिकम। हम उसमें उस चर्चा पर उस पर बात करेंगे जो इस समय सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि क्या भारत में सरकारें फ्री रेवड़ियाँ बांट रही हैं, और वो रेवड़ियाँ हैं तो वो कौन सी हैं। सब्सिडी की ये बहस, जिसमें आपको वो सच पता चलेंगे जो सामान्य रूप से राजनीतिक चर्चाओं में या राजनीतिक व्याख्याओं में पीछे छिप जाते हैं। तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि सब्सिडी की पूरी बहस क्या है, कौन सी रेवड़ी है और कौन सी रिश्वत है, कौन सी ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और रविवार को 11:15 बजे तो आप देखेंगे इकोनॉमिकम। शनिवार को दोपहर 1 बजे एक खास शो आ रहा है, इस बार फॉर्मूला गुरु। इसमें हमारी एक्सपर्ट हैं शर्मिला जोशी, और इन्होंने एक बात बताई है। इन्होंने ये बताया है, विपुल जी ने इनसे पूछा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास आज 1 लाख रुपए रखे हैं, मेरे पास आज 1 लाख रुपए हैं और मैं शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, कौन से सेक्टर के शेयर चुनूँ, कौन से शेयर चुनूँ जो मुझे अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगर आपके पास भी पैसा है, आप शेयर बाजार में नए हैं, आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, सेक्टर चुनना चाहते हैं, शेयर चुनना चाहते हैं, तो ये शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनिवार को 1 बजे हमारे मनी 9 के मोबाइल ऐप पर यह शो लाइव हो जाएगा। विपुल जी, शर्मिला जोशी हमारी मेहमान हैं, वो इनसे पूछकर बताएंगे कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अब होगी अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे। नमस्कार। का नाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।